बात करनी है आज अपने को इसके बारे में। साइबर सुरक्षा और उससे संबंधित जो आम जन है, जो भी लोग बाग इसका उपयोग करते हैं इंटरनेट वगैरह का, उनमें क्या बातें हैं जो जागरूक व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पर सबसे पहले इसमें ये बात करना है, प्रस्तावना के रूप में इन्होंने यहाँ बता रखा है कि आज जीवन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ हम जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। आज जीवन में जितनी चीजें अपन सोचेंगे, चाहे एजुकेशन है या फिर इंटरनेट आ गई है, विद्यार्थी के हिसाब से प्रोस्पेक्ट से अपन देखें तो, बाकी एक सामान्य व्यक्ति है जैसे छोटा मोटा अगर आर्थिक गतिविधि में संलग्न है तो ऑनलाइन लेन देन है, मनोरंजन वगैरह भी है, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ गया है इससे। बहुत सारे रिकॉर्ड वगैरह रखने हैं, जैसे अपना एजुकेशन वगैरह का भी पूरा सिस्टम है, प्रॉपर है जो इसमें आ गया है। इसमें जो चीजें लिखी हुई है उसको भी देख लेते हैं। एक तो ये बात कर रहा है हमारे दैनिक जीवन की। साइबर सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि हर दिन रोज रोज अपने को जो इसका उपयोग करना है, अगर रोज रोज उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ समस्या हो सकती है बाई चांस में अपना जो थोड़ा ध्यान नहीं रखें। ऑनलाइन लेन देन हो गया, बैंकिंग है जो ऑनलाइन ही है, पूरा सिस्टम है। आजकल अपन है जो शॉपिंग भी ऑनलाइन करने लग गई है, सामने पहले बटा भी था। डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, इनका उपयोग अपन करते हैं। घरेलू बिल वगैरह ऑनलाइन भुगतान करते हैं। ये हमारे जीवन का क्या हो गया है आजकल, हिस्सा हो गया। इस कारण से साइबर सुरक्षा है और उससे संबंधित जो जागरूकता है वो अपने लिए जरूरी है। ये सारी वही बातें हैं, वापस मनोरंजन, शिक्षा, खरीदारी, व्यवसाय, सारा कुछ है उसके लिए हमें जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इससे थोड़ा और बायौन जाए तो इसके कारण से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हमारी व्यक्तिगत जानकारी, अब व्यक्तिगत जानकारी मुझको लगेगा कि व्यक्तिगत जानकारी का इंटरनेट पे होने से जो साइबर सुरक्षा में जो क्या है, ये जागरूकता में, तो बहुत बार कोई संवेदनशील जानकारी है और वो मिस यूज करने वाले व्यक्ति के हाथ में आ सकती है। अगर वो इंटरनेट पे है तो वो है जो उसका मिस यूज कर सकता है। मिस यूज करने का मतलब है जो ऐसे नहीं कि केवल हमें आर्थिक रूप से है जो नुकसान पहुंचाएगा, बहुत बार अलग तरीके से भी मानसिक शांति है उसको भंग कर सकता है। कोई मेडिकल रिकॉर्ड है, वो भी सारा कुछ है जो वहाँ रहेगा। हम टैक्स वगैरह भरते हैं वो उससे संबंधित है, स्कूल है, कॉलेज, इनके भी सारे रिकॉर्ड वगैरह हैं वो सब कंप्यूटर में जमा किए जाते हैं। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सुरक्षा के, अब साइबर है उसी को आप अगर बात मान सकते हो इंटरनेट या कंप्यूटर से संबंधित सुरक्षा। और इसका मतलब हो गया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, सूचना इत्यादि सारा कुछ जो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी चीजें शामिल है वो, और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, व्यवधान, चोरी आदि है वो आ जाएगी इसमें। साइबर थ्रेट या फ्रॉड जो भी अपन बोलते हैं उसको, किसी प्रकार का ऑनलाइन जो नुकसान किया जाता है वो चीजें इसमें आएंगी। अब यहाँ ये प्रस्तावना में कुल मिलाकर एक विद्यार्थी के दिमाग में या एक सामान्य व्यक्ति जो भी इस यूनिट को पढ़ रहा है उसके दिमाग में ये चीज आ जाएगी, इस यूनिट से संबंधित हर एक व्यक्ति जो भी इंटरनेट का उपयोग करता है उसको जो जानकारी होनी ही चाहिए। और ये RSCIT कर रहे हैं इसलिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी रीट की तैयारी करने तो उसमें सामाजिक प्रभाव है उसको पढ़ना है, इंटरनेट के सामाजिक प्रभाव वगैरह ऐसा कुछ टॉपिक है उसमें, तो उस रूप में नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी ये टॉपिक है जो काम आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा चीजें जो ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब कुछ यहाँ फोटो से बता रखे हैं इंटरनेट सिक्योरिटी में, जैसे स्पाई। अब स्पाई का सामान्य जीवन में अर्थ क्या लगाते हैं अपन, जासूस लगाते हैं क्या। अब इसका मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति है जो इंटरनेट के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे वायरस जिसको अपन बोलते हैं या बहुत अलग अलग प्रकार के, उससे हमारे यदि क्या कर सकता है, जासूसी कर सकता है। और भी चीजें हैं जैसे इन्फेक्टेड, ये चीजें हैं प्रभावित करना मतलब, और ट्रोजन हॉर्स करके एक आता है, ये भी मेलवेयर है ऐसा। और भी बहुत सारे नाम है, ये हैकर, हैकर सब सुना होगा। आजकल आजकल जो कुछ रील वगैरह है उसमें तो इसको बढ़िया बड़ा चढ़ा के भी बताया जाता है, हैकर है भाई, हैकर ऐसा कुछ है, जबकि वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और थोड़े दिनों पहले एक बहुत अजीब सा एक केस आया था, RPSC ने फॉर्म भरवाए थे, उसमें से दो तीन फॉर्म है वो किसी हैकर ने है जो विड्रॉ कर दिया, अभी आज गिरफ्तार हो गया। आज के पेपर में उसकी न्यूज है, दोसा का कोई एक BTech किया हुआ लड़का था उसने, तो AI की सहायता से उसने उनको जो विड्रॉ कर लिया था। अब ये कितनी बड़ी टेक्निकल समस्या हो सकती है आने वाले समय में, वो अपन ऐसे सोच सकते हैं। वर्म है, ये सारे के सारे वायरस के प्रकार हो गए कुल मिलाकर, लेकिन वो प्रक्रिया है जहाँ से है जो इसको अपन बहुत सामान्य अर्थ में अगर समझे, जैसे मेरा कोई है जो सोशल मीडिया अकाउंट है मान लो, और कोई और व्यक्ति है जो उसको एक्सेस कर ले, तो वो एक तरीके से क्या कहलाएगा, हैकिंग कहलाएगा। बहुत बार देखा भी होगा ना इसे, कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाता है कि मेरा ये हैक हो गया है यार, कोई पैसे नहीं डाले, ऐसे देखा होगा, जरूरी ये चीजें जो होती रहती है बहुत बार। एक वायरस शब्द है, ये जरूर सब अपन जानते हैं थोड़ा सा। एक फिशिंग है, नॉर्मली हम फिशिंग का मतलब जानते हैं मछलियां पकड़ना, फिश
देखा हमने। अब यहाँ पर भी ऐसा है कि कोई व्यक्ति है, उसको जो इंटरनेट में हम जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है उनकी सहायता से अगर उलझा लेते हैं, तो वो है थेफ्ट शब्द भी है जो यूज किया जाता है इसके लिए। ये साइबर खतरों के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। अब ये बीच में जो एक फोटो आ गया, वो जो डिटेल थी उसी को आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। साइबर सुरक्षा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस, कोड, इंटरनेट ऑपरेटर, कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित किसी भी चीज पर एक तो प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से लागू कई सुरक्षा तंत्रों का एक संयोजन है। कंप्यूटर पर बढ़ती हुई निर्भरता और समाज में बढ़ते हुए इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग की वजह से साइबर सुरक्षा अब जो प्रतिदिन और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। हर व्यक्ति है जो इंटरनेट का उपयोग करने लग गया। इंटरनेट का उपयोग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीजें भी है जो प्रभावशाली होती जाएगी। आगे हमें बहुत ज्यादा है जो ध्यान रखना पड़ेगा। इस यूनिट में क्या कहानी है, तो साइबर खतरे हैं, उससे संबंधित सिस्टम है, व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा है, ट्रस्टशील सुरक्षित ब्राउजिंग आदतों के बारे में जानकारी शामिल है। आईटी के सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया है कि हमारे यहाँ जो इसको लेकर कानून में क्या चीजें हैं और हमें नैतिक रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमारी जो सोसाइटी है वो किस प्रकार से चीजों को है जो आगे फॉलो करती है, किस प्रकार से समाज में जो इनकी मान्यता है। अब सबसे पहला पॉइंट है अपना साइबर थ्रेट के प्रकार। इससे पहले जो हमने बात की है वो जरूर अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक तो प्रकार बता दिया इन्होंने, और एक बता दी कि ये है कि आज की एक बहुत प्रबल आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दिन प्रतिदिन में हम आज इसका उपयोग करने लग गए हैं। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, नॉर्मली अपनी क्लास में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता हो, प्रतिदिन नहीं करता। कुछ ना कुछ तो, जैसे सोशल मीडिया ज्यादा नहीं चलाते हो तब भी यूट्यूब वगैरह, व्हाट्सएप तो चला ही रहे हैं, तो व्हाट्सएप भी एक तरीके से इंटरनेट का उपयोग ही है। क्लियर है नहीं ये बात? साइबर थ्रेट के प्रकार से अपन है जो इसको अब शुरू करते हैं आगे। साइबर थ्रेट का मतलब किस प्रकार से हमारे साथ है जो हमारा नुकसान किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसके अलग अलग प्रकार है वो आगे यहाँ। अब यहाँ भावना कैसी रहेगी, तो वही सीधी कहानी है कि साइबर थ्रेट है किसी भी ऐसी दुर्भावना पूर्ण कार्य के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो कंप्यूटर ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना जो कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है। यानी हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो पहुंच जाता है। जैसे हम का मतलब हो गया जो भी उसका ओनर है, मालिक। साइबर खतरे कई प्रकार के हैं इस अध्याय में, कुछ महत्वपूर्ण। कई प्रकार का मतलब हो गया कि इस यूनिट से भी और बयान है वो, लेकिन हम यहाँ महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है, नाम है उसका मेलवेयर। क्या नाम है? यह है जो खतरे का प्रकार है, साइबर थ्रेट का एक प्रकार है। आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर कोड के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कंप्यूटर से डेटा चोरी या डेटा को नष्ट करने का प्रयास करता है। अब ये बात है जो समझ में आई है। आमतौर पर इसका उपयोग करता है कोई भी जो हैकर है या दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति है, वो इसका उपयोग करता है किस प्रकार से, या तो उसको करना है अपने कंप्यूटर से डेटा को चोरी करना। अब कुछ को लग रहा होगा डेटा चोरी करने से क्या होगा, इसको लगता है कि हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में कुछ भी है, जैसे कोई डेटा है और उसको किसी ने चोरी कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। मान लो कोई एक व्यवसायी व्यक्ति है और उसका जो कस्टमर बेस है उससे रिलेटेड कोई डेटा है, मान लो कोई दूसरा चुरा के, तो दूसरा व्यक्ति है जो उसको नकारात्मक मैसेज भेज सकता है या कुछ भी कर सकता है। वो टेक्निकल समस्या हो सकती है इसके लिए। आमतौर पर क्या होता है, ईमेल अटैचमेंट। अब ईमेल के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और वहां हमने ये भी पढ़ा था कि 25 MB तक की फाइल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें अटैच कर सकते हैं, भेज सकते हैं साथ। तो वहां उसको अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों के माध्यम से कंप्यूटर में जो प्रवेश कर लेता है। मुख्यतः मेलवेयर निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। अब मेलवेयर में भी अलग अलग है, जैसे वायरस है जो हमने सबसे ज्यादा सुना है, हमें जो मतलब बीमारियों वगैरह में भी इसका उपयोग करते हैं। इस वायरस, कोरोना भी क्या था, वायरस था। ऐसे और बहुत सारे नाम आते हैं। ट्रोजन हॉर्स है और स्पाईवेयर है। स्पाई का मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जासूसी वगैरह करने के लिए होता है। अब सबसे पहले जो मेलवेयर है, या थोड़ा ये जो लिखा है मेलवेयर, जैसे हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर, पढ़ते हैं हार्डवेयर, वैसे ही वेयर है उसमें, क्योंकि ये जो मेलिशियस यानी कि नेगेटिव चीजों को इंडिकेट करता है, इस कारण इसके सामने जो ये लिखा है। अब पहला है, हम बात कर रहे हैं वायरस। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब वायरस क्या है, कोई पूछ ले अपने से कि वायरस क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, क्या है ये। तो और कोई ऐसे मत करते ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उपयोग करता है, ये गड़बड़ सॉफ्टवेयर है पूरा। आमतौर पर आपके ज्ञान के बिना आपको पता नहीं चलता है, और उसके बिना किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। स्वयं की प्रतिकृति बनाने का मतलब समझ गए ना, एक
तरीके से फोटोकॉपी टाइप का काम कर लेता है, अपने आप को जो वहां स्टैब्लिश कर लेता है और स्वयं को छुपाता है। छुपाता है का मतलब आपको दिख नहीं रहा है जबकि वो है। जैसे आपका कंप्यूटर है, अभी हमने बात की थी ना कि अपने इसमें उसको फीड करेंगे तो ये परेशान कर देगा। पिछली बार अपना यहाँ जो बोर्ड था इससे वो छोटी साइज उधर जो लगा हुआ है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया था तो वो जो पूरा गड़बड़ी हो गया था, फिर अभी उसको वापस ठीक करवाना पड़ा। तो वो उसका कारण क्या है, वो दिखता भी नहीं है अपने को और वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस फैलाने का सबसे आम तरीका है जो वायरस को किसी भी ईमेल अकाउंट में एड्रेस बुक में दर्ज सभी मेल आईडीज को मेल द्वारा प्रेषित किया जाता है। कई बार है जो वायरस सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब वायरस अपनी प्रतिकृति लगातार बनाना जारी रखते हैं तो नेटवर्क भारी ट्रैफिक की वजह से अंत में क्या पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। इस तरह से ये कंप्यूटर की वर्किंग को काफी धीमा कर देता है। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं एंटीवायरस जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एंटीवायरस। जैसे कोरोना भी आया था तो उसके लिए जो फिर वो वैक्सीन वगैरह आ गई थी, ऐसी कुछ कहानी है। बाकी अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो इस प्रकार से उसको गड़बड़ कर देगा। एक है नाम ट्रोजन हॉर्स। क्या नाम है, ट्रोजन हॉर्स। वैसे तो नाम देख के ऐसे लग रहा है जैसे घोड़ा वगैरह उसको बताना चाह रहा है, लेकिन ये कहानी कुल मिलाकर ऐसी ही है कि ये वायरस है, वायरस का ही एक तरीका हो गया है। एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता, लगता ऐसा है कि ये गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन चुपके से कंप्यूटर पर वायरस या किसी अन्य प्रकार के मेलवेयर को डाउनलोड कर लेता है, फिर वो जो गड़बड़ का काम शुरू कर देता है। स्पाईवेयर एक नाम है, क्या नाम है, स्पाईवेयर। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है अपने को। वायरस है वो तो प्रतिकृति बनाता है और ट्रैफिक जाम करके और कंप्यूटर को काम है उसको रोक देता है। और अभी जस्ट हमने बात की थी ट्रोजन हॉर्स, तो ये लगता ऐसा है कि सही है, लेकिन ये भी वायरस वगैरह है उसको डाउनलोड करके और उसकी कॉपी बनाता है। आगे स्पाईवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है। हमें ऐसे लगता है कि नहीं, लेकिन नजर रखता है और जासूसी करता है या आपकी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। अब रिकॉर्ड करता है, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसे हो जाएगी, इंटरनेट पर आपकी जो भी गतिविधियां है अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पता है जो आपके प्रति सद्भाव नहीं रखता है, दुर्भाव रखता है, तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। जैसे मान लो आपके मोबाइल मोबाइल की बात करते हैं सीधी, उसमें बहुत सारे ऐसे फोटो है या कुछ भी है जो आप सोशल मीडिया पे या सामाजिक रूप से है जो फैलाना नहीं चाहते, मतलब भेजना नहीं चाहते, तो यहाँ संभावना हो जाती है कि वो जासूसी करके और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वेबसाइट ब्राउजिंग, अभी ऐसे सुना होगा एक, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैकमेल, ये सब जरूर सुना होगा। अखबार वगैरह में खूब सारी न्यूज आती है तो उसमें ऐसे आता है कि इसके कारण है जो उसको ब्लैकमेल किया गया या ये ब्लैकमेल हो गया। सुना होगा, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं उनको भी। अमेरिका में अभी काफी दिनों तक ये बहुत चला था, बहुत खतरनाक लेवल का। डोनाल्ड उसका राष्ट्रपति का नाम भी उसमें आया था। वो सारा कुछ है जो इस प्रकार के स्पाईवेयर है उससे, हालांकि उसमें तो स्पाईवेयर का नहीं, उनकी तो सोची समझी रणनीति थी, लेकिन इस प्रकार से वो किया जा सकता है। स्पाईवेयर का एक और रूप की लॉगर के रूप में जाना जाता है। की लॉगर आपके सभी की स्ट्रोक रिकॉर्ड करता है। अब की स्ट्रोक रिकॉर्ड का मतलब समझ गए ना, की स्ट्रोक का मतलब आपने पहले कौन सा बटन दबाया उसके बाद कौन सा, और वो पूरा 1000 बटन भी आपने जो प्रेस किया तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वो टाइप करके कुछ है जो सेट कर लेता है। कुछ की लॉगर्स आपके कंप्यूटर का एक नियमित अवधि पर स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। बना देंगे कि कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है हर 1 मिनट बाद स्क्रीनशॉट जाएगा उसके पास चला जाएगा। की लॉगर के द्वारा रिकॉर्ड हुआ डेटा बाद में जिस भी व्यक्ति संस्था ने इसे इंस्टॉल किया है उसे भेज दिया जाता है, ईमेल द्वारा भी भेज दिया जाता है। ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर से डिटेल है जो वहां चली जाती है। अज्ञात अविश्वसनीय स्रोत द्वारा प्राप्त भेजे गए लिंक्स को क्लिक ओपन नहीं करके या ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड नहीं करके मेलवेयर से बचा जा सकता है। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने एक मजबूत एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया है और ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम अपडेट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए हैं। कुल मिलाकर हमने बात की है अभी मेलवेयर की, और उसमें 3 नाम वायरस देखा हमने, ट्रोजन हॉर्स देखा और एक स्पाईवेयर देखा, और तीनों का काम क्या है ये भी हमने बातचीत कर ली। अब यहाँ इन्होंने एक शब्द यूज किया, सचमुच नजर रखना है। इसका मतलब उसको, हमें बहुत बार लगता है कि हाँ इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो है वहां पर तो वो गड़बड़ कर सकता है। और कुछ को ऐसे भी लगता है, जैसे पहले मुझे भी लगता था कि अपने तो क्या ही डेटा चुराएगा वो मान लो किसी ने हमारे कंप्यूटर में कुछ कर लिया तो इसमें तो क्लासे रिकॉर्डेड है और पीडीएफ है, जो पढ़ेगा वही और क्या है। लेकिन ये जो ओवरऑल बातें हैं, कुल मिलाकर किसी और व्यक्ति को जो नुकसान पहुंचा सकता है ऐसी बात कर रहे हैं। आगे है फिशिंग। फिशिंग शब्द का मतलब तो सब जानते हैं, फिशिंग का मतलब क्या होता है बोलो, अभी जस्ट हमने बात की थी, फिशिंग का मतलब क्या होगा, है मछली पकड़ना। अब हम क्योंकि समुद्र के आसपास नहीं रहते हैं, हमारे आसपास कोई ऐसी झील भी नहीं है, और किस्मत से हमें जो शाकाहारी वो उस दुनिया के हिस्से हैं,
तो इस कारण से इसको थोड़ा सा ज्यादा नहीं जानते। बाकी बहुत सारे देशों में तो ऐसे होता है कि लोग बाग छुट्टियां वगैरह मनाते हैं, वही मतलब कि हम मछली पकड़ने जाएंगे, उनको उसमें मजा आता है। अब यहाँ कंप्यूटर में या इंटरनेट की दुनिया में फिशिंग का मतलब क्या है, तो थोड़ा अनुमान तो इससे लगा सकते हैं ना अपन, कि कोई व्यक्ति है उसको उलझा देना एक तरीके से, है ना, वो फिशिंग लगभग इससे मैच कर जाएगी ये बात। फिशिंग हमले में आमतौर पर आपको आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है, जिसमें क्लिक करने पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इस जानकारी जैसे आपके पासवर्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ है, पिन आदि का इस्तेमाल करके हमलावर आपको आर्थिक रूप से न किसी और प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मछली पकड़ते थे क्या करते हैं, पहले वो कुछ चारा वारा लगाते हैं, कोई कीड़ा वो जो भी मछली को पसंद हो ऐसा वो लगाते हैं, उसके बाद फिर वो मछली है जो उसमें उलझ जाएगी। यही कहानी सेम यहाँ है, आपको कुछ थोड़ा बहुत है जो फायदा देखें और फिर आपको नुकसान पहुंचा दिया जाए। फिशिंग ईमेल स्पैम ईमेल के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होती है। आप ईमेल को खोलने के पहले स्रोत की जांच करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह जो थ्रोट थ्रेट हो सकता है तो ओपन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करके है जो फिशिंग अटैक को आप रोक सकते हैं। बहुत बार सुना होगा ऐसे कि भाई हर किसी का फोन आ रहा तो नहीं उठाना है, या हर किसी का मैसेज आ रहा है ऐसा कुछ तो अपने को ध्यान रखना, लिंक है उसको ओपन नहीं करना है, ऐसा बहुत बार सुना होगा कि इसको ओपन नहीं करना है। उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि वहां जो फिशिंग की संभावना हो सकती है। आगे है पासवर्ड हमले। पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम, ईमेल खातों, बैंक के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिससे आपका पासवर्ड तोड़ा जा सके। यह आमतौर पर हमलावर द्वारा आपकी मशीन पर एक एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। हमलावर आपका पासवर्ड पता करने की लगातार कोशिश करता है। आप इस तरह के हमले को रोकने के लिए अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलें। इसके अलावा ऐसा पासवर्ड रखें जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। आप अपने पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्या, स्पेशल, आजकल तो वैसे ज्यादातर जहां भी हम हमारा अकाउंट वगैरह जो ओपन करते हैं या कुछ काम करते हैं तो वहाँ ये ऑप्शन आने लगे ऑलरेडी, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए ऐसा कुछ। बाकी नॉर्मली ऐसे होता था 1 2 3 4 ऐसे रखते हैं बहुत सारे, देखा होगा आज भी हो सकता है मोबाइल वगैरह का जैसे स्क्रीन लॉक है तो ऐसे होगा 1 2 3 4 5, है ना, तो वो चीजें हैं जो गड़बड़ कर सकती हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं, इनको जो ऐड किया जा सकता है, कम से कम 8 कैरेक्टर का रखा जाना चाहिए। ये सारी कुछ कहानियां जो अपन जानते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस। इस तरीके में हमलावर ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए कई अन्य कंप्यूटर का उपयोग करता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं, ज्यादा ज्यादा सामग्री आएगी तो उससे क्या होगा, कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो ओवरलोड हो जाएगा। अभी जैसे अपनी अगर देखें अपन, अपनी अगर देखेगा मतलब क्या है, मान लो जैसे ये ए स्टूडेंट है और ए स्टूडेंट है वो जो कोई एक बुक पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब एक काम कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब इसी जगह हम जो एक और व्यक्ति को लेते हैं, इसको जो पढ़ना भी है, गाना भी सुनना है, ये थोड़े एक साथ हो सकते हैं। और घर वालों ने कोई काम भी बता दिया है और कुछ दोस्त वगैरह का फोन आ गया साथ का साथ में, है ना, और कुछ चलते चलते उससे चोट लग गई या कुछ ऐसा हो गया, अब इसके ऊपर क्या बहुत सारे हैं जो उनको मैनेज करने का दबाव आ जाएगा। तो कार्य क्षमता ज्यादा बढ़िया इसकी रहेगी या इसकी रहेगी, एक ही रहेगी, स्वाभाविक सी बात है। अब ये कंप्यूटर है उसमें बार बार अगर इस प्रकार का जो फाइल ओपन करनी है उसको चलाना है, कोई नया सॉफ्टवेयर है उसको चलाना है, तो फिर उसकी कार्य क्षमता है वो क्या हो जाएगी, लगभग खत्म हो जाएगी। इस हमले को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सिस्टम को ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी में रखें, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें और आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले डेटा की हमेशा निगरानी रखनी चाहिए, जिससे कि आप जो समय पर लगा सकें और ये किसी प्रकार की आपकी जो सेवाएं है वो बाधित नहीं हो। डिनाइल ऑफ सर्विस क्लियर है। अब बात करनी है मेल मेलवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग सब तो सुना है सबने, उसी को मिक्स करके और मेलवर्टाइजिंग बना दिया है इसने। इस प्रकार के साइबर हमलों में एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देते हैं। आप जब इन वेबसाइट पर जाते हैं तो इन विज्ञापन पर क्लिक करते हैं तो एक मेलवेयर आपके मशीन पर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। देखा भी होगा, कभी हम वेबसाइट सर्च करते हैं तो हम तो उस पर डाउनलोड पे, मतलब हमको जो चाहिए उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं, वो डाउनलोड न जाने क्या कर देता है, फिर उसको हटाना पड़ता है अपने को, या अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो जो इंस्टॉल हो जाता है। इसे रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करें और उन विज्ञापनों पर क्लिक न करें जो आपको अवास्तविक से लगते हो। बहुत बार आता है ना, जैसे यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, क्योंकि हम सामान्य जीवन में जो यूट्यूब वगैरह का उपयोग करते हैं या और भी जो वेबसाइट वगैरह देखते हैं तो उसमें आता है कि इतने रुपए में इतने इतनी सामग्री है जो आप ले जाओ, या 100 रुपए में जो ये है, कभी कभी मोबाइल भी आ जाते हैं, 1,000 रुपए में, 1,100 रुपए में जो एप्पल का फोन ऐसा कुछ आ जाता है। अब कोई व्यक्ति है जो नया नया है तो वो जाके उसको ओके कर सकता है, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर कोई अवास्तविक सी बात है तो फिर वहां से बचना चाहिए।
मुफ्त सामान देने का वायदा हो। जैसे अपना एक स्टूडेंट है, अपने कोचिंग में भी आ रहा था, वो एसटीसी के बैच में था, तो उसने एक जगह एडवर्टाइजमेंट देखा, जयपुर की कोई एक कोचिंग सेंटर का था कि आरएस का हम फ्री कोर्स देंगे, और ऐसा कुछ परसेंटेज वगैरह कोई फॉर्म वगैरह, तो गूगल का वो डाल दिया, वो चला गया ठेठ वहां। तो जाने आने में भी तो खर्चा लगता है बहुत सारा, थोड़ा बहुत मैनेज करके फिर वहां गया, तो वहां कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कुछ दुनियादारी है 10-20 जने। और फिर उनको कहा कि ये नोट्स वगैरह हैं, और फिर कि हाँ तो दो नोट्स फ्री में, तो नहीं नोट्स के तो पैसे लगेंगे। और फिर वो 3-4 हज़ार रुपए के नोट्स वगैरह खरीद के लिया है। और जबकि उसको जो अब वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नोट्स भी एक बार में अगर कहीं से अपन लेके आते हैं तो समझ में नहीं आते जब तक अपने को कोई समझाए नहीं सही तरीके से। और जस्ट कोई 12वीं पढ़ा हुआ ही स्टूडेंट है, तो उसके तो फिर और कम आएंगी समझ में, समझ विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। तो ऐसी बहुत सारी हैं जो टेक्निकल चीजें हो सकती है, मुफ्त सामान देने का वायदा वगैरह है, ये भी गड़बड़ कर सकता है, करता है क्या। इसके साथ आप ये सुनिश्चित कर लें कि एंटीवायरस प्रोग्राम, अब ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये वायरस वगैरह है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो बढ़िया वायरस ये मतलब वायरस वगैरह का कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं एंटीवायरस, है ना? ये इंस्टॉल किया जाना चाहिए हर व्यक्ति को। ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम अपडेट अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए जाने चाहिए। और नवीनतम इंस्टॉल कर लेंगे, इसका फायदा क्या है, तो वो है जो अपने आप में थोड़ा सा जो पुराने बन गए हैं ऐसे वायरस वगैरह, उनके प्रति प्रतिरोध रखता है, इस कारण से वो नियंत्रण में रहे। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंड, अब सेंड का मतलब, सेंड सब तो सुना है सबने, किले में सेंध लगा दी, ये इस प्रकार के खूब सारे शब्द हैं जो सुने हो। अब हमारी जो सिस्टम सिक्योरिटी है उसमें है जो किस प्रकार से इंटरनेट पर नॉर्मली कोई व्यक्ति जिसको अपन हैकर बोलते हैं, ये गतिविधि कहलाती है हैकिंग या क्रैकिंग। क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, है ना, वो जो सुरक्षा दीवार है उसको तोड़ देना एक तरीके से। इस तरह के साइबर हमले में हमलावर बिना किसी अनुमति के द्वेषपूर्ण इरादे से सिस्टम में घुसपैठ करता है। कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया कोई भी हमला हैकिंग या क्रैकिंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हैकिंग या क्रैकिंग समझ में आ गया। एक तो इसमें शब्द ध्यान रखेंगे, कौन से इरादे के साथ, द्वेषपूर्ण का मतलब वो दुर्भावना रखता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहता है आपके कंप्यूटर में। वेब हमले, अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट से इंटरेक्ट करने की सुविधा देते हैं। ये इंटरेक्शन के माध्यम से वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी या वेबसाइट द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य इनपुट का विवरण पूछ सकता है। वेब आधारित हमले इन इंटरेक्शन के माध्यम से हो सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन में लॉगिन फॉर्म में उपस्थित यूजर नेम एवं पासवर्ड फील्ड के द्वारा एसक्यूएल कमांड, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इनपुट करके सर्वर पर एग्जीक्यूट करवाया जाता है, जिससे आपका सिस्टम गलत ढंग से काम करना शुरू कर देता है। ये सबसे आम साइबर अटैक्स में से एक है, खतरनाक लेवल का है। और एक आजकल तो वैसे थोड़ी जागरूकता भी है तो ये कंट्रोल में रहता है। बाकी एक टेक्निक और भी यूज की जाती है ऐसे, जैसे हमारी जो कंप्यूटर का डेस्क है ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है कि हमारा कंप्यूटर है, हम मतलब कीबोर्ड हमारे पास में है, सामने मॉनिटर है, हम उपयोग कर रहे हैं, उसको भी कोई और व्यक्ति चला सकता है कहीं और जगह बैठा हो। बहुत बार रिपेयरिंग वगैरह करने वाले हैं जैसा करते हैं, वो तो विद परमिशन करते हैं हमारे सद्भाव रूप में। लेकिन कोई और व्यक्ति है जैसे हमने ध्यान नहीं रखा, तो वो दूसरे के हाथ में चला जाएगा, पूरा हमारे कंप्यूटर का कमांड वो जो कर रहा है वहां से क्लिक कर रहा है वही काम होने लगता है, हमारा जो कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। इस लेवल की कहानी भी है जो ऐड की जा सकती है। इसको बोलेंगे अपन क्या, वेब हमला। सेशन अपहरण, अब अपहरण सब तो सबने सुना, हाईजैक करना, है ना। आम नहीं है, इतना आम नहीं है का मतलब बहुत ज्यादा बार है जो ये होता नहीं है, लेकिन हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है, इस सत्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है, अन्यथा खत्म करता है। अब ये बात जो अभी मैं कह रहा था वही कहानी है, पूरा जो उसके हाथ में चला जाता है कंट्रोल। इनोसेंट यूजर, लेकिन इसमें लिखा है क्या, शब्द लिखा है इनोसेंट, मतलब वो अभी अबोध है, बहुत उसको जानकारी नहीं है, ऐसा कोई है तो उसके बीच में आ जाता है कौन, अपनी भाषा में कहें तो कांजर है, हैकर। क्या शब्द है इसके लिए, हैकर। वो है जो उसको पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको हाईजेक कर लेता है। हाईजेक शब्द सुना होगा, हाईजेक है जो जैसे हेलीकॉप्टर को हाईजेक कर लिया आतंकवादियों ने, ऐसा सुना होगा पुरानी कहानियां वगैरह, तो अपनी भी जो कांधार एयरपोर्ट पे ले गए, मूवी वगैरह बनी थी, देखा होगा, अक्षय कुमार या कोई, हाँ शायद अक्षय कुमार ही है, बेल बॉटम के नाम से मूवी बनी थी, उस पर वो हेलीकॉप्टर को हाईजेक किया था। डीएनएस पॉइजनिंग, क्या नाम है। अब पॉइजन का मतलब तो अपन जानते हैं, पॉइजन का मतलब क्या है, जहर। जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया है, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम
सर्वर डोमेन नामों जैसे www.rkcl.inter को कंप्यूटर और रूटर को समझने वाली भाषा यानी कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है एड्रेस में तब्दील कर देता है। डीएनएस पोइजनिंग द्वारा इस प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ की जाती है और ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाता है। इसके द्वारा प्राय आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है। अब ये टेक्निकल टाइप की बात है, मतलब कोई एक वेबसाइट है और वेबसाइट है उसका जो आईपी एड्रेस है उसको वो थोड़ा सा छेड़छाड़ कर लेते हैं। अब छेड़छाड़ से क्या फर्क पड़ेगा उसमें, जैसे उसने कोई एक कीवर्ड है जो और डाल दिया, जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं मतलब आप उस वेबसाइट तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप उस वेबसाइट का नाम है जो डाल के और क्लिक करेंगे तो वो किसी और पर रिडायरेक्ट कर देगा आपको, जो कि फ्रॉड हो सकता है। और इसके बहुत बार ये चीज है, इसका एक उदाहरण अपन समझ सकते हैं। जैसे अपने स्टूडेंट ज्यादातर जैसे नॉर्मली 12वीं पढ़ते हैं, 12वीं के बाद में शुरुआत होती है उनकी, तो जैसे अपन है जो सर्च करते हैं बीएसटीसी या डीएलएड की कोई वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग फालतू की वेबसाइट आ जाती है। कोई डीएलएड फिर ए लिख देगा उसके कुछ और थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ, और अपन उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे विज्ञापन ऐसे ऐसे आने लगते हैं। होता है ऐसा, ऐसा कुछ किया जा सकता है वो डीएनएस पॉइजनिंग से, जबकि उसका कोई सेंस भी नहीं होगा। सुरक्षित वेबसाइट और पोर्टल को कैसे पहचाने, अब थोड़ा हम जो पहले आप बात कर ली कि भाई किस किस प्रकार की टेक्निकल समस्याएं हो सकती है, अब बात कर रहे हैं अपन की कौन सी वेबसाइट या पोर्टल है जो हमारे लिए सुरक्षित हो सकता है। देखो इंटरनेट के कारण है जीवन बदला है, बदला नहीं बदला, क्रांतिकारी रूप से बदला, बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया है इसमें। समाचार पढ़ने, मनोरंजन का आनंद लेने, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, खरीदने, बेचने, सीखने, बैंक और अन्य रोजमर्रा के काम करने में इंटरनेट हमें सक्षम बनाता है। और जैसे जैसे चीजें आसान होगी तो उसके साथ कुछ टेक्निकल चीजें जुड़ेगी। ये खतरे अनुपयुक्त वेबसाइटों पर जाने या आपकी व्यक्तिगत जानकारी के लीक होने से हो सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण आपराधिक या अनुपयुक्त वेबसाइटों पर जाने के जोखिम है जो इस प्रकार से हैं, तो अपन जानते हैं, वैसे फिर भी थोड़ी बातचीत करते हैं। सबसे पहले पहला कौन सा है, वायरस और स्पाईवेयर, सामूहिक रूप से मेलवेयर, इनको ट्रोजन और सर ये सारे नाम आ जाते हैं। तो हमें जो इनसे बचना चाहिए है ना, ये कुल मिलाकर आपराधिक या अनुपयुक्त वेबसाइट है। फिशिंग जो आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और संभवतः आपकी पहचान है वो चुरा सकता है। नकली खरीदारी, बैंकिंग, दान, डेटिंग, सोशल नेटवर्किंग, गेमिंग, जुआ और वेबसाइटों के द्वारा जो धोखाधड़ी की जाती है। आजकल ये जितने नाम लिखे हैं ना इन्होंने, जैसे एक तो नकली खरीदारी, अब नकली खरीदारी का मतलब क्या हुआ, मान लो किसी कोई एक व्यक्ति है अपराधी है मान लो उसको, लेकिन उसने जो ये बीटेक वगैरह कर लिया, इसमें वो वेबसाइट वगैरह कैसे बनाते हैं क्या है वो जानता है, तो वो क्या एक वेबसाइट बनाएगा, उसके ऊपर ऐसे एडवर्टाइजमेंट लगा देगा कि 100 रुपए में ये चीज मिल रही है। अपन देखेंगे कभी यार ये इधर तो 10,000 में 20,000 मिल रही है, इधर 100 रुपए मिल रही है, अपन क्लिक करके भाई काट 100 रुपए और भेज दिए, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। बैंकिंग में बहुत जगह है इस प्रकार का फ्रॉड किया जाता है। बहुत जगह जैसे विज्ञापन भी देखे होंगे कि यहाँ इतने अनाथ लोग रहते हैं, ये है आप हमें दान दे दो, ऐसे देखे होंगे बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, वो भी फ्रॉड होते हैं। मतलब कुछ जगह सही भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर जगह है जो ये क्योंकि हमारे इमोशन को टच करता है, जो भी चीजें इमोशन को टच करती है वहां से व्यक्ति है उसको निपटाया जाता है बहुत ढंग से। ये भी आजकल मार्केट में जो खतरनाक लेवल पे चलता है, बहुत सारे बड़े 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 लोग बाग हैं वो भी फंसते हैं इसमें। सोशल नेटवर्किंग तो है ही है, बहुत जगह जो ये चीज देखी होगी, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, नाम तो अपन जो लेते नहीं है किसी का, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं कि ए है कोई व्यक्ति, ठीक है ना, उसका नाम ए है, लेकिन उसने सोशल मीडिया पे है जो अपना जो प्रोफाइल है वो बी नाम से बना लिया, ठीक है। तो हम जब भी चाहेंगे सोशल मीडिया देख रहे हैं तो हम जो जैसे देखेंगे नाम, फोटो भी किसी और का लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है किसी का कहीं से। आजकल तो एआई से बना के फोटो कोई सा दुनिया का है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका भी फोटो लगा सकते हैं, और वो लगा दिया। अब मान लो जैसे ये कोई एक व्यक्ति है हैकर वगैरह मान लो, या कोई भी है एक्स वाई जेड नहीं, ए है, और इसने प्रोफाइल है किस नाम से बनाई है, बी नाम से। अब हम सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया सर्फ कर रहे हैं, उस समय हमने देखा कि ये बढ़िया शानदार फोटो लगा हुआ है और उसका नाम ये है, और थोड़ा थोड़ा अपने को लगता है अपने टाइप का ऐसे, या उसके पोस्ट वगैरह है वो उसके विचार है जो हमसे मैच करते हैं, तो हम उसको लाइक फॉलो वगैरह जो भी है वो करने लग जाएंगे। अब एक्चुअल में ये कहानी है जो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी,
और एक समय ऐसा आएगा जब हमें पता चलेगा कि भाई ये तो ए है, ये हम इसको बी समझ रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जिनको मतलब बहुत सारे ऐसे जो उलझते हैं उनका, या तो लास्ट में उनकी लाश मिलती है, बहुत जगह जो ऐसी घटनाएं होती है, या फिर वो ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं कि उनको वापस लाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, वो मतलब एक तरीके से डेड पर्सन का टाइप के हो जाता है। बहुत बार हमें लगता है कि सोशल मीडिया वगैरह उपयोग करना चाहिए, ये है वो है, जागरूकता बढ़ती रही होती है, लेकिन ऐसी किसी टेक्निकल चीज में उलझ गया तो फिर वो सारी जागरूकता दरी की दरी रह जाएगी। और क्या है, एक है गेमिंग। गेमिंग नाम सुना होगा, अपने लोकेलिटी में बहुत सारे हैं, जैसे एक इधर ये नाम नहीं लेंगे गाँव का, बहुत गड़बड़ हो जाता है मामला, लेकिन इस साइड में गाँव है, वहाँ के मतलब एक गांव के लगभग 15 से 20 युवा हैं जिनकी जमीनें वगैरह बिक गई। वो गेम में उलझ गए, 10-15 लाख रुपए, किसी 20 लाख रुपए ऐसे चले गए। और वो फिर मोदी जी को पता चला कि यार ये फाइलें जो पारित हो रही है, तो बहुत सारे गेम के ऊपर बैन भी लगाया था। सुना होगा ड्रीम इलेवन का नाम सुना होगा। हाँ, तो उनके ऊपर है जो भी बैन कर रखा उसको। फिर भी बहुत जगह देखा होगा बिलवाड़ा वगैरह में, जो हर 15 दिन में न्यूज आ जाती है कि वहाँ इनको गिरफ्तार किया, वो सब सट्टे वगैरह हैं, वो भी इस प्रकार से ऐसी वेबसाइट है, वहां से सबसे ज्यादा धोखाधड़ी हो सकती है। और एक आम जागरूक और समझदार व्यक्ति है वो ये जितने लिखे हुए हैं इन सबसे बचने का प्रयास करेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि व्हाट्सअप वगैरह पे भी बहुत बार ऐसे किसी नंबर से मैसेज आया जिसको हमें जो प्रॉपर जानते नहीं है ऐसा है, तो उसको भी अपने को ब्लॉक रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो है जो टेक्निकल समस्या पैदा कर सकता है। कॉपीराइट उल्लंघन, अब कॉपीराइट उल्लंघन का मतलब है ये टेलीग्राम वगैरह का इसका ज्यादा नाम आता है इसमें। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने जो कोई काम किया है बढ़िया, और उसका कॉपीराइट लिया है। कॉपीराइट में होता है सिस्टम की जो भी काम उससे रिलेटेड, जो भी काम, जैसे एक किताब लिखी किसी एक लेखक ने और उसका कॉपीराइट लिया है, तो वो किताब वही पब्लिश कर सकता है, और जिसको ऑथोराइज करेगा वही पब्लिशर है, वो पब्लिश कर सकता है। तो दूसरे व्यक्ति है जिसका फायदा उठा ले। कॉपीराइट संरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, संगीत, फोटो या दस्तावेज की कॉपी या डाउनलोड करना, ये भी इसमें आएगा। अप्रत्याशित अनुपयुक्त सामग्री का प्रकट होना। अप्रत्याशित अनुपयुक्त सामग्री, इसका मतलब क्या है बताओ थोड़ा सा, तो खुद भी कोशिश करो जो ठीक रहेगा। अप्रत्याशित अनुपयुक्त सामग्री का मतलब क्या होगा? हम्म? आप थोड़ा अनुमान तो लगा ही सकते हैं। क्या बताएं? हाँ, अप्रत्याशित का मतलब जिसका हमने कभी अनुमान ही नहीं लगाया है, और अनुपयुक्त मतलब वो हमारे आने नहीं चाहिए। वैसे बहुत बड़े लेवल पर, वास्ट लेवल पर नहीं, लेकिन बहुत बार होता है। जैसे मान लो आप है जो इस प्रकार की उल्टी पुल्टी कोई वेबसाइट वगैरह ऐसे कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, वहां आपने जो वो क्लिक वगैरह कर दिया, वायरस वगैरह जो आपके मोबाइल में आ गया। अब वहां क्या होगा कि वो जैसे उसने छोटा मोटा ये जो इंस्टॉल कर लिया स्पाईवेयर, फिर वो आपका जो स्क्रीन है ना उस पर ऑटोमेटिक पॉपअप के रूप में कोई फोटो वगैरह डाल देगा। और आप जैसे ऐसे देख रहे हैं परिवार दोस्तों के साथ वहां देख रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा लगेगा ये गड़बड़ हो गई है। बहुत भयंकर लेवल पर जो समस्या हो सकती है, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित अनुपयुक्त सामग्री का प्रकट होना। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपका ब्राउजर, उदाहरण के लिए ब्राउजर तो मैं जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, इनके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का एक रिकॉर्ड रखता है, जिसे क्या बोलते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। अपन जो भी उस पर सर्च करते हैं वो सब वहां मिलता है। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो देखी गई जाने वाली वेबसाइट आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता और ब्राउजर प्रदाता को विजिबल होती है। विजिबल का मतलब क्या है? बहुत बार होता है ना कि हम जो नेट पे जैसे कुछ काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे अलावा किसी और को पता नहीं है, तो दो को तो पता है, आप जो भी गतिविधि कर रहे हैं वो सब पता है। किस किस को बोलो? एक तो जो भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है उसको, और एक इसको है जो ब्राउजर है उसका मालिक है उसको पता। मालिक का मतलब ऐसे नहीं कि वो लेके बैठे होंगे यहाँ देखा यो देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत बार जैसे कोई बड़ा जो व्यवसायिक व्यक्ति है, कोई ऐसा मतलब किसी देश का महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स में है, तो उसकी गतिविधियां हैं वो वहां से जो देखी जा सकती है। एक वास्तविक वेबसाइट को क्लोन करना जो संभव हो जाता है, बहुत बार है जो क्लोन का मतलब हो गया सेम बना लिया। एक वेबसाइट ब्राउज करते समय आपको दुर्भावनापूर्ण, आपराधिक या अनुचित वेबसाइटों से दूर रहना चाहिए, ताकि आपकी वेब सर्फिंग सुरक्षित हो और आपको नुकसान न हो। दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों की पहचान के लिए कुछ है जो बातें आप ध्यान रखेंगे। आपको अपनी समझ और व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करते हुए ब्राउजिंग करनी चाहिए। इसमें एक बात आई है व्यवहारिक ज्ञान, और एक तो है समझ। समझ का मतलब भाई कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है, जैसे 10,000 रुपए की मार्केट में मिलने वाली चीज है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपको ये 100 रुपए मिल रही है, तो आपकी समझ है जो क्या मानती है, हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है सीधा सीधा। और व्यवहारिक ज्ञान भी क्या कहता है, ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति है वो बहुत बार होता है ना कि डबल कर देंगे पैसे, ऐसे भी सुना होगा, पैसे दे दो और डबल।
अभी इधर से गोविंद सिंह जी खड़ा है या वहाँ की एक स्टोरी सुना रहे थे, हमारे टीचर की मीटिंग वगैरह होती है, बैठक उसमें कुछ, तो वहाँ कोई एक बाबा जी वगैरह कोई है, मतलब बाबा जी तो नहीं कहना चाहिए, कोई XYZ कोई एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई आपके पास ऐसे पैसे हैं तो उसको मटके में रखने हैं, 7 दिन में हमने जो मटके में, मतलब आपने 20 लाख रुपए रखे, 40 लाख रुपए निकल जाएंगे। हो सकता है वो फेक भी हो, कहानी भी जोड़ के भी सुना सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ घटना हुई होगी तभी कहानियां जाई हैं वहां, तो इस प्रकार की संभावना बन जाती है। अब कोई व्यवहारिक कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो ऐसा कर सकता है, तो वो अपने यहाँ क्यों आएगा, सीधा जाएगा रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक के जो ऑफिसर वगैरह है उनको बुलाएगा कि भाई अपने जितने भी पैसे हैं बड़ा मटका बनाओ रखो उसमें, और खटखट जो अपन जो हर 7 दिन में डबल करते जाएंगे, अमेरिका वगैरह को पीछे रख देंगे। और इसमें एक टेक्निकल समस्या ये भी है, बहुत बार ऐसे होता है ना, ये लोग बाग जो बच्चा कैसे खा जाते हैं, खूब जगह सुनी होगी है, हमारे एक रिलेटिव वगैरह भी हैं, जैसे तो उन्होंने वो मतलब गहने तक पूरे जो बेच दिए, रिलेटिव का मतलब ऐसे रिलेटिव भी बहुत बार होता है। जैसे रिलेटिव में ये होता है कि कोई बढ़िया नौकरी वगैरह लग जाए या कुछ बढ़िया कर दे, तब तो अपन दूर का हो तब भी उसको अपना बना लेते हैं, भाई ये हमारा खास है ना। और कोई गड़बड़ वाला मामला हो तो अपना खास भी होगा तब भी दूर कर देते हैं, लेकिन अब मैं जो दूर नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि हमारे रिलेटिव है, अब उनके क्या होगा, जैसे फोन वगैरह है तो फोन आया कि भाई ये चीज है और आपके जो ये स्कीम में ये है, जो आपका नाम आ गया है और आपको ये चीजें मिलने वाली है, लेकिन ये चीज आपको किसी को बतानी नहीं है का जैसे आता है ना, तो व्यक्ति की भाई यार बतानी नहीं है, अगर बता दोगे तो फिर ये आपका नाम हट जाएगा, लोग हटवा देंगे आपका नाम। तो जैसे ये बात आई कि लोग हटवा देंगे, तो उन्होंने क्या किया, किसी और को बताया नहीं, और जैसे जैसे वो जो फोन कर रहे थे वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, और फॉलो किए तो बाद में जो पैसे वगैरह चले गए, और पैसे जाने के बाद अब वो फोन लगाए तो फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। फिर बाद में फोन किया कि यार ऐसे ऐसे हो गया है। फिर साइबर फ्रॉड वगैरह में ऐसे मतलब जो भी संपर्क में थे उनसे संपर्क किया, 2-4 दिन बाद वो रिकवर हो गया, हालांकि बढ़िया कनेक्टिविटी बढ़िया थी तो वो नंबर वगैरह ट्रेस करना ये है, थोड़ा फास्ट हो गया। बाकी बहुत बार ये भी होता है कि जैसे अपन मान लो ठगी का शिकार हो गए, अब अपन थाने में गए, तो उनको भी तो लगता है ना कि ये पागल आदमी है, इसने गड़बड़ की है और अपने को परेशान कर रहा है, तो फिर हालांकि अपन वो कैमरा ऐसे बात नहीं करेंगे, लेकिन चिपका के भगा सकते हैं, सही बात भी है, वैसे चिपकानी चाहिए थोड़ी, क्योंकि वो ज्यादा होशियार बन रहा था। चलो आगे बात करते हैं, वेबसाइट पर दिए गए पते, फोन नंबर, ईमेल की जांच करें और पता करें कि ये सही लग रहे हैं या नहीं। अगर आपको संदेह होता है, मान लो कहीं भी आपको लग रहा है ऐसा गड़बड़ है, तो आप जो प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वहां पर ईमेल या कॉल कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये। वेबसाइट की वेब एड्रेस को देखें, जांच करेंगे उसकी स्पेलिंग सही है, बहुत बार ऐसा होता है, अभी थोड़े दिनों पहले अगर ध्यान हो तो ऐसे जो फर्जी मार्कशीट वगैरह से इससे बहुत सारे स्टूडेंट नौकरी लग गए थे अपने राजस्थान में, ये चीजें जो बहुत भयंकर लेवल पर हुई थी 2-4 साल पहले। तो वहाँ वो कोई जैसे डिग्री होती है ना, मान लो हमने आज आउट ऑफ राजस्थान से कोई डिग्री की है, तो वो डिग्री है जो वेरीफाई होती है, प्रॉपर जिस यूनिवर्सिटी से आपने वो डिग्री की है उसकी ईमेल पे मेल जाता है यहाँ से, और उसके बाद वहां से रिप्लाई आता है कि भाई हाँ ये व्यक्ति है जो हमारे यहाँ पढ़ा था और ये क्लियर है। तो वो कांजर इतने होशियार थे कि उन्होंने लगभग उसके नाम की उसमें केवल एक अक्षर और जोड़ दिया, सेम नाम की है जो वो बना ली, और यहाँ से जब मेल करवाया तो उस मेल पे करवा दिया, वापस उनको रिप्लाई करवा दिया कि भाई ये ओके है। उन्होंने देखा यार लगभग वही है, अब क्योंकि इतना बड़ा नाम है जैसे, तो कौन स्पेलिंग पढ़ता पूरा, लास्ट में केवल लास्ट का एक अक्षर है जैसे, उसके पहले है जो छोटा सा ए और जोड़ दिया, अब कौन ध्यान देता है कि ए है या ई है, शुरू का नाम देख लिया और उन्होंने ओके मान लिया, और वो जो वेरीफाई भी हो गया। लेकिन बहुत बाद में अनुसंधान वगैरह है, आजकल AI वगैरह भी इसमें काम कर रहा है, तो उससे पता चल जाता है। ब्राउजर विंडो में कोई पेड लॉक नहीं है, वेब एड्रेस की शुरुआत में जो ये हम देखते हैं, ये अगर नहीं है तब भी उस पर वेबसाइट पर आपको व्यक्तिगत जानकारी ऐड नहीं करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां है जो वो ऑथोराइज है। वेबसाइट जो सामान्य से अधिक व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पासवर्ड, पिन आदि का अनुरोध करती है, तो वो दुर्भावनापूर्ण हो सकती है। जैसे आपसे जो आपका व्यक्तिगत पासवर्ड वगैरह नाम और ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो गड़बड़ हो सकती है। फार्मिंग से बचें, अपने वेबसाइट पर पहुंचने के बाद ब्राउजर के एड्रेस बार में एड्रेस चेक करें और कंफर्म कर लें कि वही एड्रेस है जिस वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं। यह कदम आपको एक नकली वेबसाइट पर पहुंचने से बचाएगा। उदाहरण के लिए ईबे के बजाय EEBAY, अब इन दोनों में क्या अंतर है, एक एडिशनल जोड़ दिया और गड़बड़ कर सकता है। वित्तीय निवेश का निर्णय लेने से पहले हमेशा पेशेवर से सलाह लें, ये है महत्वपूर्ण बात। अब कुछ को लग रहा हम तो स्टूडेंट है, हमारे कहाँ निवेश करना है, हमारा तो कोई निवेश वगैरह का मामला नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये 2 साल 5 साल बाद जब नौकरी लग जाओगे, हो सकता है काम धंधा करो बढ़िया और पैसे आ जाए,
तो उस समय होता है ना कि हमें जो क्या करना है, इन्वेस्ट शब्द सुना होगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे जमीन में, जमीन खरीदेंगे या गोल्ड खरीदेंगे या सिल्वर खरीद के रख देंगे, ऐसे कुछ सुना होगा। और स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में भी सुना होगा, स्टॉक मार्केट में इतने मेरे पास शेयर है, ये है वो है। तो वहां अगर आप कभी भी पैसा जो लगा रहे हैं, तो आपको हमेशा एक प्रोफेशनल व्यक्ति है उससे एडवाइस लेनी चाहिए, जिसको आप प्रॉपर जानते हैं और वो जो सिस्टमेटिक काम कर रहा है। वेबसाइट है जो उच्च रिटर्न का वादा करती है, बहुत बार होता है ना, जैसे कि इतने परसेंट रिटर्न हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं भी आपको कह रहा हूँ कि इससे मैं ये कर दूंगा और वो हो जाएगा, और तुम्हारा बस सब तो लाइफ सेट है, 1 करोड़ आ जाएंगे, इसका मतलब वो जो फर्जीवाड़ा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, धोखाधड़ी वाली होती है वो, है ना, जो भी उच्च रिटर्न की बात करें। हाँ, उच्च रिटर्न हो सकता है, वो एक टेक्निकल इश्यू हो सकता है। मतलब टेक्निकल इश्यू तो क्या कहेंगे उसको, बहुत बार है जो किस्मत वगैरह के कारण या कोई ऐसा मार्केट में बूम आ गया इसके कारण हो सकता है। पर ज्यादातर ये उच्च रिटर्न वगैरह की बातें करते हैं वो फर्जी होते हैं। उन वेबसाइटों से सावधान रहे जो दूसरों के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए आपसे धन या अग्रिम भुगतान चाहते हैं, कि भाई आपको यहाँ नौकरी लगा देंगे। कभी ऐसे भी तो होता है ना कि आपके 1 लाख रुपए का इनाम खुल गया और आप 10,000 डाल दो और फिर 1 लाख, तो भाई 1 लाख में से 50,000 तेरे रख ले, 50,000 मेरे डाल ले, तो 10,000 पहले ही क्यों दे रहा है ना। सीधी कहानी ये भी तो हो सकती है। यदि आपको किसी वेबसाइट पर शक है, तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लें कि कहीं वो साइट बेईमान तो नहीं है, चेक किया जाना चाहिए। उन वेबसाइटों से सावधान रहे जिन्हें अनचाही ईमेल या अजनबियों द्वारा विज्ञापित किया गया हो। मतलब ऐसा ईमेल है जो आप नहीं चाहते हैं या जिनको आप जानते नहीं है, उनके द्वारा पब्लिश अगर कोई वेबसाइट है तो उससे बचना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो समझ में आई क्या, बोलो रे, इससे रिलेटेड थी ऐसी वेबसाइट जो दुर्भावनापूर्ण है, उसमें ज्यादातर ये नियम ध्यान रखोगे तो फायदे में रहोगे। अब बात करनी है किसके बारे में, सुरक्षित वेबसाइट के बारे में, कि कौन सी वेबसाइट है वो हमारे लिए सुरक्षित हो सकती है। वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पिन आदि दर्ज करने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि वो वेबसाइट है जो सुरक्षित है। और ये जो 2 तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें लिखा है कि भाई आप जब भी वेबसाइट को विजिट करते हैं या लॉगिन करते हैं तो चेक कर लेंगे ब्राउजर विंडो फ्रेम में एक पेड लॉक, ये ध्यान रख लेना, बना हुआ है। ये भी सुनिश्चित करें कि ये पेड लॉक पूरी वेबसाइट पर लागू होता है, सिर्फ एक पेज पर नहीं लिखा। ये वेबसाइट एक धोखाधड़ी वाली साइट हो सकती है। अब कुछ लोग रहा पेड लॉक हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या है ये कहानी, तो जब भी आज उस पे नेट पे जाके सर्च कर लेना इसका मतलब क्या है। वैसे नॉर्मली जैसे आरबीएससी वेबसाइट पे जाओगे, इधर है जो उसका निशान वगैरह लोगो और पूरा वो प्रॉपर सिस्टम में जा जाता है। वेब पते को इससे देखेंगे अपन, इससे देखेंगे HTTPS, और इसमें जो डॉट वगैरह है ये भी प्रॉपर इसी मतलब क्रम में होने चाहिए, के साथ शुरू होना चाहिए, जिसमें एस का अर्थ है ये क्या है, सिक्योर है। अब बहुत बार है जो HTTP तक है तो इसका मतलब वो गड़बड़ हो सकता है। ये दोनों ये आश्वस्त करते हैं कि वेबसाइट के पास एक डिजिटल प्रमाण पत्र है जो विश्वसनीय और तृतीय पक्ष द्वारा जारी किया गया है। अब समझ में आ गया, जैसे बहुत बार होता है कोई एक ऐप है, मान लो हम मोबाइल में जो कोई एक एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, तो ये 2 तरीके से अपन इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल। एक तो हम कहाँ जाएंगे, प्ले स्टोर पर, वहां सर्च करेंगे और वहां मिल जाएगी, और उसको अगर हमने प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड किया है तो ऐसे हो गया, 3 पार्टी हो गई। अब देखो, ए हो गए हम, बी हो गया जैसे वो वेब जो भी ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं वो, और सी हो गया वो जो चलाने वाला है, प्ले स्टोर को चलाने का वाला, यानी उसका मालिक है एक तरीके से। तो जो ऐप है वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, प्ले स्टोर वाले के पास, कि भाई मेरे को ये यहाँ लॉन्च करनी है। फिर वो उसको क्रॉस चेक करेगा सारा कुछ, जब एकदम कंप्लीट सिस्टमेटिक है या नहीं है, क्या काम करते हैं, ये फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा कुछ वो सब कंफर्म होने के बाद उसको अपलोड करेगा, फिर अपन इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ गड़बड़ होने की संभावना है जो 0 हो गई। अब मान लो आप जो सीधा किसी वेबसाइट, वेबसाइट तो खूब सारी बन सकती है ना, डोमेन नेम बेचने का, इसमें तो कुछ मान लो जैसे मुझे कोई मैं मान लो कोई एक व्यक्ति है वो फ्रॉड है, मैं खुद को कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई एक व्यक्ति है और वो फ्रॉड है। अब वो रिक्वेस्ट भेजे जैसे कि मेरे को ये डोमेन नेम चाहिए, तो सामने वाला मना क्यों करेगा, उसको कैसे पता है कि ये इसके मन में है जो दुर्भाव है। वो तो कह देगा ना ओके ये इतने रुपए दो और ये डोमेन नेम आपका है, और फिर वो बन जाएगी वेबसाइट। जैसे वेरीसाइन या थावेट, ये इसका अर्थ है कि वेबसाइट से ऑनलाइन प्रसारित की गई जानकारी एनक्रिप्ट किया गया है, तीसरे पक्ष के द्वारा बीच में रोकने, चोरी होने सुरक्षित किया गया है। ऐसी वेबसाइट जिन्हें आप नहीं जानते उनका उपयोग करते समय एक विस्तारित सत्यापन, जिसको बोल जाता है एक्सटेंडेड वैलिडेशन, EVSSL प्रमाण पत्र देखे, जो इंगित करता है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाली एजेंसी ने वेबसाइट के ओनर की पूरी तरह से जांच की है। प्रमाण पत्र का प्राप्त प्रकार है वो ब्राउजर फ्रेम में पेड लॉक पर क्लिक करके देखा जा सकता है।
क्लिक करने पर एक पॉपअप खुलेगा जिसमें सारी जानकारी मिलेगी। एक साइड में वो मतलब बटन तो क्या, आइकन बोल सकते हैं उसको, उससे अपन ये जानकारी कर सकते हैं। और हालांकि अभी ये चीजें पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी कम समझ में आ रही है, नहीं ये अपना इतना ज्यादा यूज हो रही है। लेकिन मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो, बड़े कोई व्यक्ति हो, तुम्हारे अकाउंट में 10-20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मान लो तुमने कोई ऐसी सर्फिंग की है, वो डेटा चला गया, सीधी कहानी खत्म हो जाएगी। इस कारण से ये जानकारी है थोड़ी जरूरी है। सिक्योर सील, सिक्योर या ट्रस्ट सील वेबसाइट कंपनी पर विश्वास का प्रतीक है। ट्रस्ट सील प्राप्त करने का उद्देश्य ग्राहकों और साइट विजिटर्स को विश्वास दिलाना और आश्वस्त करना कि वेबसाइट पूरी तरह से अस्तित्व में है, वैध और सत्यापित है, लेन देन के लिए सुरक्षित मेथड है और सुरक्षित मेथड का उपयोग किया जाता है। ट्रस्ट सील विभिन्न रूपों में होती है, जैसे डेटा सिक्योरिटी सील, बिजनेस वेरीफाइड सील, प्राइवेसी सील। सभी कंपनियां हैं वो शुल्क देकर है जो प्राप्त करती है। ट्रस्ट सील सक्रिय निष्क्रिय हो सकती है। अधिकांश सील एक नियत अवधि के लिए हो जाती है, जिसकी समाप्ति के बाद कंपनी को फिर से सत्यापित किया जाता है। प्राय सील को वैलिडेट उस वक्त किया जाता है जब कंपनी उसे खरीदती है। कुल मिलाकर ये एक तरीके से सर्टिफिकेट हो गया, प्रमाण पत्र हो गया उसके सही होने का। सिक्योर सील के ये प्रकार हो गए, है ना। ट्रस्ट सील के प्रकार, उसमें सबसे पहले है प्राइवेसी। एक प्राइवेसी सील एक कंपनी अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस का अनुमोदन करती है, इंगित करती है कि कंपनी बहुत ऊंचे स्तर के प्राइवेट प्रोटेक्शन मानकों का फॉलो करती है। ये कंपनी प्राइवेट खतरों से अवगत कराती है। कंपनी अपने स्तर का जो भी लेवल का है जो पता नहीं चलता उसको भी पता चलवा देती है। बिजनेस प्रैक्टिस सील, ये सील जो किसी बिजनेस के परिचालन का अनुमोदन करती है, तो इसके लिए जो है परमिशन है। कंपनी के उत्पाद सेवाओं के लिए की जाने वाली गुणवत्ता प्रणालियां, ये विशेष रूप से ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं में काफी लोकप्रिय होती है। व्यापार पहचान सील, बिजनेस आइडेंटिटी सील है। वेरीफाइड एग्जिस्टेंस सील भी कहा जाता है। वैधानिक विवरण, संपर्क विवरण, प्रबंधन आदि कई मापदंडों की पुष्टि के बाद है जो कानूनी, भौतिक और वास्तविक अस्तित्व का सत्यापन करती है। इसे लेने वाली कंपनी की साख बढ़ती है और ये संभावित ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध होती है। सत्यापित ट्रस्ट सील देने वाली कंपनी पूरी मेहनत परिश्रम से ही किसी भी बिजनेस को सत्यापित करती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी। 3 नाम दिए हैं, एक प्राइवेसी की बात कर रहा है, एक बिजनेस प्रैक्टिस की बात कर रहा है और एक व्यापार पहचान की बात कर रहा है। अब कुछ को लग रहा होगा ये मिलेगी कहां पर, तो सब सिस्टम होते हैं ना, जैसे हम कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह रन करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्ट्रार होते हैं वही सेम कहानी है। सुरक्षा सील, सिक्योरिटी ट्रस्ट सील, ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। इसके 2 प्रकार है, सर्वर से सत्यापन और वेबसाइट सत्यापन। सर्वर सत्यापन सेवाएं होस्टिंग सर्वर पर दैनिक स्कैन करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि नवीनतम पैचेज को सर्वर पर इंस्टॉल किया गया है और वेरीफाई करती है कि सर्वर किसी भी तरह के हमलों के लिए सक्षम है या नहीं है। वेबसाइट सत्यापन सेवा जांच करने के बाद ये सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को सामान्य परिस्थितियों में सामान्य खतरों यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इंजेक्शन से सुरक्षित किया गया है, कोई टेक्निकल समस्या उनके नहीं आए, इस प्रकार की कहानी। तो ये 4 प्रकार हैं, इसके नाम ध्यान रख लेना। एक था प्राइवेसी, दूसरा था बिजनेस, तीसरा था व्यापार पहचान और चौथा है सुरक्षा सील। ये चारों जो अपने को ध्यान रखनी है। और अगर ये कोई प्राप्त करती है कंपनी तो उससे उसकी क्या बढ़ेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी। क्लियर है ना बात। आगे बात करते हैं सिक्योर ब्राउजिंग की आदतें और मेलिंग शिष्टाचार। अब थोड़ा अपन आगे हैं। नॉर्मली कोई व्यक्ति है वो अपने जीवन में जैसे कुछ भी नेट वगैरह पर काम करता है तो उसको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, तो सुरक्षित ब्राउजिंग क्या है तो बात कर लेते हैं। पहले तो ब्राउजिंग क्लियर है। ब्राउजिंग का मतलब कुछ भी अपन इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, कुछ काम करते हैं, वेबसाइट वगैरह, वो आपको अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए इनसे कुछ अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। और बढ़िया बात भी है। तो अच्छी आदत किसे कहते हैं, आ गया है साइकोलॉजी का टॉपिक, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बोलो अच्छी आदत किसे कहते हैं। जैसे तुम्हें पूछ ले कि अपनी कोई एक अच्छी आदत बताओ तो क्या बताओ, एक एक तो पता होनी चाहिए कम से कम। वो जो काउंसलर वगैरह होते हैं वो इसी प्रकार से काउंसलिंग करते हैं, वो बिठाते हैं, ऐसे बात करते हैं उससे, तो ऐसे पूछते हैं कि बताओ अपनी कोई एक अच्छी आदत बताओ, नाम लेके पूछो। हाँ सोनू, तुम्हें लगता हो कि ये मेरी एक अच्छी आदत है। जैसे किसी को हो सकती है सुबह जल्दी उठता है, बहुत बार होता है ना ऐसे। किसी के ऐसे हो सकती है कि मेरी मम्मी कोई भी काम बता दे तो मैं खट से वो काम कर देता हूँ, मतलब कभी मना नहीं करता हूँ। हो सकता है ये भी अच्छी आदत ही है। चलो, बहुत बार क्या हम पॉजिटिव बातें हैं उसको सीरियस नहीं लेते हैं, बताओ नेगेटिव बता दो ना, अपनी खराब आदत बता दो कि मेरी ये खराब आदत है और मैं इसको बदलना चाहता हूँ।
और अगले दिन 30 दिन के लिए प्रैक्टिस भी करोगे, अगले 30 दिन तक वो जो कम से कम अपन अवॉइड करेंगे, बाद में जो होगा जो देखा जाएगा। एक खराब आदत, ये प्रियांशु को तो पता चलेगा कि मेरी एक खराब आदत है। बोलो फटाफट से, क्या खराब आदत है? गुस्सा आता है तो ये अपने कंट्रोल में नहीं है ना, फिर भी ठीक है, वो नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये खराब आदत हो गई। और आसपास में बैठे हैं उनको सावधान रहना है, तनीषा को खास तौर से। हाँ, और कोई बताना चाहे तो, और क्या सभी बताओ। हाँ, अक्षिता, क्या खराब आदत है? बोलो फटाफट से। अरे एक बढ़िया बात है ये, हमें पता चलेगा कि इसको कंट्रोल करना है। हाँ, सुबह जल्द लेट उठना है, खराब आदत है वास्तव। हाँ, लक्ष्मी को क्या लगता है? जल्दी। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल है, हालांकि ये अच्छी बात भी होती है, लेकिन फिर भी जहाँ नियंत्रण की आवश्यकता है वहाँ नियंत्रण होना चाहिए। तनिषा को क्या लगता है? सेम, भावुक। देव किशन को क्या लगता है, क्या खराब आदत है? एक जो सबसे खराब मानते हो तुम कि ये सबसे खराब आदत है। मेरे पास जितने स्टूडेंट इस साल में नए आए ना, उसमें सबसे ज्यादा तुम्हारे व्यवहार ने मुझे प्रभावित किया है। अब तुम कह रहे हो कि मेरे में कोई अच्छी आदत है नहीं। हैं? और जब वो कमलेजी सर ने शिकायत की थी, एक लड़का परेशान कर रहा है, तो उस समय उनको मैंने ये समझाया था कि यार, मतलब ये सबसे ज्यादा उस साइड वाला है, उसकी तुम कह रहे हो कि परेशान कर रहा है। हम्म? ये भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छी बात है ये सब विद्यार्थियों में नहीं आ सकती। सोनू को क्या लगता है, क्या खराब आदत है? खराब खराब आदत, पता तो होना चाहिए एक आध थोड़ी। वैसे तो ये क्लास थोड़ी अपनी खिंच जाएगी इसके कारण, लेकिन फिर भी मोबाइल पे गेम खेलते हो, एडिक्शन हो जाता है उसका, खतरनाक है। हाँ, जल्दी, थोड़ा लेट कर लिया करो। थोड़ा उसको बोला करो कि 5 मिनट वेट कर रहा है। हम्म, फिर भी ये, इसको सुधारा जाना चाहिए, है ना, गड़बड़ हो सकती है। और ये कृष्णा क्या करें?